अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी स्पोर्ट्स सेक्शन। मैं हूं आपका होस्ट शुएब जट। पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड पहुंच चुकी है और जैसे ही पाकिस्तान टीम वहां पहुंची वैसे ही पाकिस्तान टीम को एक मुश्किल ने आन घेरा है। कोरोना जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है और उसने इस मरतबा वार किया है पाकिस्तान के क्रिकेट स्क्वाड पे और इस वार की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के टेस्ट जो हैं वो मस्बत आए हैं। अब उनकी जो है वो दूसरे टेस्ट होंगे, जब उनके नेगेटिव रिपोर्ट्स आ जाएंगी उसके बाद जो है वो पाकिस्तान टीम के दीगर खिलाड़ियों को ज्वाइन कर सकेंगे। फिलहाल पाकिस्तान टीम के तमाम खिलाड़ियों को उनके कमरों तक 3 दिन के लिए महदूद कर दिया गया था जब ये इत्तला आई थी कि पाकिस्तान स्क्वाड के 6 क्रिकेटर्स का कोरोना टेस्ट मस्बत हुआ है। तमाम के तमाम खिलाड़ी 3 दिन तक अपने कमरों में रहे और उसके बाद अब उन खिलाड़ियों को इस बात की इजाज़त मिलेगी कि वो 8-8 और 9-9 के ग्रुप्स में आपस में ट्रेनिंग कर सकें, मिल सकें। एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप से नहीं मिल सकेगा। इन तमाम सवालात पर तो बात ज़रूर करेंगे, लेकिन आज के शो की अहम बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान, तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान बाबर आजम हमारे साथ मौजूद होंगे। सवाल करेंगे, ऑल्दो कि हम उनसे ये कोविड से मुतालिक सवाल नहीं करेंगे बल्कि उनकी स्ट्रेटजीज के हवाले से सवालात करेंगे। लेकिन आज के शो में शामिल होगी पाकिस्तान की स्टेट ऑफ द आर्ट नेशनल क्रिकेट एकेडमी, जिसे पहले कहा जाता था और अब उसे हाई परफॉर्मेंस सेंटर कहा जाता है। उस पर भी मैं आपको लेके चलूंगा, वहाँ के कोचेस कैसे काम करते हैं, वहाँ का मैकेनिज्म किस तरह ऑपरेट होता है, वो सब आपको बताऊंगा। लेकिन पहले हम अपने शो में वेलकम करते हैं पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम को। बाबर, वेलकम करेंगे। तीनों फॉर्मेट की कप्तानी आपके पास है, इजाफी बोझ तो महसूस नहीं कर रहे? पहले तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, अल्लाह ने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और ऑनर की बात है कि टेस्ट टीम की भी कप्तानी मिली। वाइट बॉल की तो चल ही रही थी 1 साल से। टेस्ट की जो टेस्ट मैच की खुशी हुई है वो अलग है, वो बयान नहीं कर सकता, क्योंकि देखें इतने लेजेंड्स ने टेस्ट टीम की कप्तानी की है, सर्व की है, तो मैं भी लकी हूँ, ऑनर फील करता हूँ। और देखें प्रेशर आपको जब मेरे ख्याल से जब आप प्रोफेशनली क्रिकेट स्टार्ट करते हैं तो प्रेशर तब से स्टार्ट होता है। हर जगह पे आपको प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए, वे निकालना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा कोई प्रेशर नहीं है मुझ पे, वो ना मैं लेता हूँ और कॉन्फिडेंट हूँ। सपोर्ट स्टाफ काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, सीनियर प्लेयर्स काफ़ी हेल्प कर रहे हैं और जो कोचिंग स्टाफ है उनमें भी देख लें, जो भी यूनुस खान कप्तान रहा है, मिसबा भाई कप्तान रहे हैं, तो प्लेयर्स में अजहर अली, सैफी भाई, क्योंकि सैफी भाई और अजहर अली के काफ़ी अंडर खेला हूँ और 1-2 साल के लिए मैं वाइस कप्तान था, उनके अंडर ही खेला, बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ खुद भी देखा कि क्या कहाँ पे क्या होना चाहिए था। तो जब ऑन द फील्ड मुझे कुछ समझ आता था तो मैं उनसे डिस्कस करता था कि उनको कोई मशवरा चाहिए था, वो मेरे से पूछते थे। तो बिल्कुल उन दोनों से काफ़ी हेल्प मिली है मुझे, काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया और मज़ीद इंशाल्लाह दोनों से मज़ीद जो भी मुझे होगा, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है और उनसे पूछता रहूँगा और बिल्कुल उनकी बैक बहुत ज़रूरत है। और बिल्कुल प्रेशर में देखें टू बी ऑनेस्ट, रेड बॉल में ऐसा मुझे कोई प्रेशर नहीं है जैसे वाइट बॉल में स्टार्ट किया था। बिल्कुल जो शुरू अर्ली ऑन मुझे थोड़ी सी जो मिस्टेक थी उसको इम्प्रूव करते करते अब काफ़ी उस चीज़ का फ़ायदा हुआ है सीनियर प्लेयर के साथ भी, तो इंशाल्लाह टेस्ट मैच में भी अच्छी स्टार्ट मिलेगा। बाबर, बिल्कुल आपने सही कहा कि आपको जो है वो प्रेशर नहीं होगा। प्रेशर तो दूसरी टीमों को होता है जब बाबर आजम जो है ट्रैक पे खड़े होते हैं और रन बना रहे होते हैं। दौरे न्यूजीलैंड मुश्किल होता है, ये एक सच्चाई है जिसका सामना आपको करना पड़ेगा। वहाँ की कंडीशंस में खुद को एडजस्ट करने के लिए क्या हिकमत अमली बनाई है? हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में हमारे फास्ट बॉलर्स तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे थे, बर वक्त विकटें नहीं ले सके थे। और इस हवाले से आपकी और टीम मैनेजमेंट की क्या सोच है कि हम किस तरीके से जाएं ताकि न्यूजीलैंड को गिराएं और जीत कर वापस आएँ? देखें इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को टफ टाइम देना बहुत मेरे ख्याल से लड़कों की एफर्ट थी। देखें पहला टेस्ट मैच हम 4 दिन हेड थे, एक सेशन की वजह से हम पूरा मैच से बाहर हो गए। यही चीज़ें लर्न वाली हैं कि हमने किसी भी जगह पे रिलैक्स नहीं होना। मेरे ख्याल से इंग्लैंड में मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं, ये नहीं था कि यंग अटैक था तो हमें बहुत मार पड़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपके सामने था, लड़कों ने बहुत एफर्ट की, नसीम शाह ने, शहीन शाह ने, अब्बास ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, जिसने अर्ली ऑन देखें टेस्ट मैच में आपको बॉलर मेरे ख्याल से बॉलर्स जिताते हैं और जब तक आप 20 आउट नहीं करेंगे तो टीमें जीतती नहीं है। तो वो बॉलिंग मेरे ख्याल से आउटस्टैंडिंग रही, वो
देखें शहीन शाह भी सीनियर हो गए हैं, नसीम शाह सीख रहे हैं, अब्बास देखें इंग्लैंड में उसने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, तो ये कंडीशन भी शहीन को, नसीम को, अब्बास को बहुत सूट करेंगी। और देखें यहाँ की कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है, यहाँ पे बॉल थोड़ा सा आता है और थोड़ा सा अर्ली ऑन स्विंग होता है, तो मेरे ख्याल से हमें जो एज है वो हम जो 15 दिन 16 दिन अर्ली आए हैं, तो वो हमें कंडीशन ऑब्जर्व करने में काफ़ी अच्छा टाइम मिल गया। तो कंडीशंस उसमें मेरे ख्याल से मैचेस भी हैं हमारे, प्रैक्टिसेस भी हैं, तो प्लेयर्स को काफ़ी हेल्प होगी इस चीज़ की। बाबर, बिल्कुल आपकी बात से लग रहा है कि टीम कॉन्फिडेंट है और होनी भी चाहिए, क्योंकि एक मुश्किल टूर है। टीम में सरफराज हैं, अजहर हैं, हफीज़ हैं, ये सब के सब कप्तान हैं, साबिक कप्तानों की सूरत में पाकिस्तान को सर्व कर चुके हैं, अब आपके साथ हैं, तो इनका टीम में होना आपको कितना सपोर्ट करेगा? इन सब की मौजूदगी, ये 3-3 कप्तानों के आप कप्तान बने हैं, तो ये सारे मिलके एक अच्छा प्लान तो बना सकते हैं। बिल्कुल जी, काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है और वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, एक्सपीरियंस प्लेयर, और जो माशाल्लाह आजकल बहुत अच्छे फॉर्म में है, अच्छे टच में है। बिल्कुल उनका होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अज़हर अली है, सैफ़ी भाई हैं, हफीज़ भाई हैं, और देखें यंग प्लेयर्स को हेल्प मिलती है, क्योंकि एज अ प्लेयर अगर मुझसे पूछे तो मुझे बहुत हेल्प हुई थी अर्ली ऑन। मैं काफ़ी सीनियर्स के साथ खेला था, जब शुरू में अज़हर भाई के साथ, जब बैटिंग के दौरान अज़हर भाई के साथ, शुएब मलिक के साथ, सैफ़ी भाई के साथ, तो उनसे जब आप उनके साथ खेलते हो, वो जब वो आपके साथ आपको खिलाते हैं, तो आपको बहुत सीखने को बहुत मिलता है। तो वो आपको कभी-कभार नहीं समझ आती कि मैं क्या करूँ? जब आपके साथ कोई सीनियर प्लेयर खड़ा हो या वो आपको बताए कि यहाँ पे ये कर लो, तो वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करती है। और बिल्कुल मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बहुत ज़रूरी है सीनियर जूनियर्स का कॉम्बिनेशन, और वो होना बहुत ज़रूरी है। बाबर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है, लेकिन एक और सवाल है जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, और ऑल्दो आप कई मरतबा इसका जवाब दे चुके हैं, लेकिन एक मरतबा फिर अगर मुनासिब समझे इसको क्लियर कर दें कि एक बहस होती रहती है कि बाबर आजम बैट्समैन आउटस्टैंडिंग है, रन बनाना जानता है, मगर मैच फिनिश करना नहीं जानता। क्या ये सदाकत है या ये गलत लेवल आपसे जोड़ दिया गया है? मेरे ख्याल से पहले एज अ प्लेयर आप जब पास आके जब चीज़ें छोड़ के आते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको इतना आप कभी कभार ठीक है आप उस चीज़ की पेन लेते हो, लेकिन ये भी चीज़ है कि यार आप अच्छा खेल रहे हो, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस वो हो जो टीम के लिए बेस्ट हो, जो टीम के लिए बेहतर हो, जो टीम जीते उससे। तो ये चीज़ मैं कंटिन्यू करता आ रहा था कि यार मैं फिनिश करना चाह रहा हूँ, फिनिश करना है। अनफॉर्चुनेटली मिस्टेक्स तो होती हैं, ये नहीं है कि आप हर चीज़ में परफेक्ट हो, मिस्टेक्स होती रही हैं, लेकिन उस चीज़ पे मैंने काम किया कि नहीं यार, कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, वो चीज़ मैंने इम्प्रूव करनी है। तो डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आती रही। एज अ कप्तान जब कप्तानी मिले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और आ जाती है, तो कोशिश, क्योंकि लोग भी यही चाहते हैं कि मैं फिनिश करके आऊँ। मेरा अपना भी एक माइंडसेट और ये एम बना था कि यार ये चीज़ आज परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, लेकिन फिनिश हो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मेरे ख्याल से ज़िम्बाब्वे की सीरीज़ में जो वनडे हारे, तो वो उस पे मुझे काफ़ी दुःख था कि मुझे फिनिश करके आना चाहिए था, लेकिन मैं उस दौरान आउट हो गया, जिसकी वजह से मैच हम हार गए। तो वो मुझे लगता है कि यार अगर मैं वहाँ पे आउट ना होता तो हम मैच जीत जाते। लेकिन लर्निंग स्टेजेज है, आपको हर जगह कोई ना कोई नई चीज़ सीखने को मिलती है, नई चीज़ें आती हैं, कभी आप अच्छा करते हो, कभी बुरा करते हो। बिल्कुल जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है पूरी टीम की, तो आप और ज़्यादा सोचते हो कि नहीं यार, आपने फिनिश करके आना है। और वो पीएसएल में मैंने पूरा उस चीज़ पे फोकस रखा हुआ था कि मेरे हाथ में चीज़ आएगी तो मैं फिनिश करके आऊँगा। बाबर, बिल्कुल आपने सही कहा कि कुछ चीज़ें सीखता है इंसान वक्त के साथ साथ, लेकिन कुछ चीज़ें इंसान की इतनी पक्की हो जाती हैं कि दुनिया उससे सीखती है। जैसे कि आपकी कवर ड्राइव है कि अब उसका मुआवजना कभी तेंदुलकर से किया जाता है, कभी कोहली के कवर ड्राइव से किया जाता है। क्या समझते हैं, बहुत ज़्यादा चर्चा है आपकी इस कवर ड्राइव का, कोई खुसूसी प्रैक्टिस करते हैं इतनी पक्की कवर ड्राइव के लिए? कवर ड्राइव, देखिए कवर ड्राइव मुझे शुरू से बिल्कुल कवर ड्राइव का बहुत शौक था, क्योंकि अर्ली मैं आपको जब बताऊं कि क्रिकेट मैंने स्टार्ट की थी, मैं एबी डिविलियर्स को बहुत फॉलो करता था। तो उसको जब मैं उसके मैचेस होते थे या टीवी पे देखता, तो वो जोन से भी शॉट मारता था ना ड्राइव, तो मैं जाके कॉपी करता था, मैं नेट में जाके उसको घंटा 2-2 घंटे उस चीज़ की प्रैक्टिस करता था। तो वो ऑटोमेटिकली वो मेरी फेवरेट शॉट हो गई।
उसमें मैं बहुत आउट भी हूँ, लेकिन ये नहीं है कि मैं उस चीज़ को छोड़ा है, क्योंकि वो मुझे उससे उस पे मुझे रन्स भी मिलते हैं। देखें, एक ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, उस पे आप आउट भी होंगे, मेरे ख़्याल से ज़्यादातर आप आउट भी होंगे और उस पे रन्स भी मिलेंगे। तो उस चीज़ को कभी छोड़िएगा ना, जो आपका मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उस पे रहिएगा। हाँ, उसको मज़ीद आप उस पे प्रैक्टिस करें, डे बाय डे उसको इम्प्रूव करें, तो आप इंशाल्लाह उस पे है कि आप कभी सक्सेस भी मिलेगी, कभी आप आउट भी होंगे, तो इससे परेशान नहीं होना। तो मैं अर्ली ऑन इस चीज़ पे मैं काफ़ी, वो मुझे शौक था, तो मैं अर्ली ऑन काफ़ी उस पे जाता था, आउट भी होता था, लेकिन मैंने ये नहीं कि मैंने छोड़ा उसको, कि मैं छोड़ दूँ, नहीं इस पे आउट भी हूँ। लेकिन उसको मैंने मज़ीद डे बाय डे इम्प्रूव किया। मुझे कवर ड्राइव के बाद मुझे कट शॉट काफ़ी पसंद है और उसकी भी मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की है। बाबर, अपना स्ट्रॉन्ग एरिया तो आप बता रहे हैं, नौजवानों के लिए आप इंस्पिरेशन का किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस का भी बता दीजिएगा कि अब क्रिकेटर हमारे मुल्क के हों या दुनिया के, वो आप जैसा बनना चाहते हैं, तो आप जैसा बनने के लिए कितने घंटे प्रैक्टिस करनी होती है? बाबर आजम खुद कितने घंटे रोज़ाना प्रैक्टिस करता है, कितना वक्त अपनी फिटनेस पर सर्व करता है ताकि एक अच्छा बाबर आजम बने जो लंबे रन्स भी जाने और फिट भी नजर आए? देखें, मेरे ख्याल से मैं जब प्रैक्टिस से एक दिन जाने से पहले अपना प्लान करके जाता हूँ, मैंने क्या प्रैक्टिस करनी है, मैंने किस चीज़ पे काम करना है, और वो जाके मैं अप्लाई करता हूँ। देखें, मैं अपने आप को सेटिस्फाई करता हूँ। प्रैक्टिस में ऑलमोस्ट 2 घंटे भी करता हूँ, कभी 3 घंटे भी करता हूँ। जब भी अच्छा फ़ील हो तो कम भी करता हूँ, ले बाकी चीज़ों को टाइम देता हूँ, जैसे फ़ील्डिंग हो गई, फ़िटनेस हो गई। तो ये नहीं कि सिर्फ़ बैटिंग पे मैं तवज्जो रखता हूँ। हाँ, जब आप अच्छा फ़ील करते हो, जब आप अच्छा टच में लगते हो, आप फिर जब हाफ़ एन आवर, घंटा करके फिर बाकी चीज़ों को भी टाइम देता हूँ। क्योंकि ये नहीं कि सिर्फ़ आपने बैटिंग करनी है, आपने फ़ील्डिंग भी करनी है। फिटनेस पे भी ख्याल रखना है। तो जब ना हो तो मेरे ख़्याल से मैं 2 या 3 घंटे लाज़मी लेता हूँ, क्योंकि मैं सैटिस्फ़ाई करता हूँ अपने आप को। मुझे हर चीज़ अकॉर्डिंगली चाहिए जो मैं मैच में करता हूँ। माइंडसेट वही मेरा होता है प्रैक्टिस में, कि मैंने मैच में कैसे खेलना है, किस तरह की बॉलिंग हो सकती है। बाबर, आप ये तो बता रहे हैं, लेकिन साथ ये भी बता दीजिएगा कि यूनुस खान को मुस्तकिल बैटिंग कोच बना दिया गया है। उनकी तकरीरी कितनी फ़ायदेमंद है, कितनी सूदमंद है? क्योंकि मिसबाहुल हक जो है वो पहले ही टीम के साथ है, ऊपर से यूनुस खान भी बैटिंग कोच की सूरत में आ जाए, तो 2 लोग हैं जो बैटिंग करना सिखा सकते हैं। मेरे पहली बात तो ऑनर की बात है कि यूनुस भाई के साथ हम खेले भी हैं, थोड़ा अरसा खेले हैं, लेकिन खेले हैं, और उसके बाद अभी वो बैटिंग कोच हैं। मेरे ख्याल से पूरी टीम के लिए वो काफ़ी अच्छा साइन है कि पीसीबी ने इतना लेजेंड बैट्समैन को अपॉइंट किया है एज अ बैटिंग कोच। देखें, उनके साथ खेला भी हूँ, मेरे ख्याल से कुछ मैच खेला भी हूँ, उनकी कोचिंग में भी काम किया है, काफ़ी कुछ सीखा। जिस तरह उन्होंने हर जगह परफॉर्म किया, हर कंडीशन में परफॉर्म किया, और वो कैसे किस माइंडसेट से परफॉर्म किया, उनसे बात जब बैठते हैं, जब टाइम मिलता है तो हम उनसे बात करता हूँ, हम सब बात करते हैं, जिसमें मैं भी बात करता हूँ कि यार आपने इस टाइम इस कंडीशन में कैसे रन्स किए, क्या माइंडसेट था आपका, किस तरह आप सोच रहे थे, क्या हो सकता था, क्या आपका माइंडसेट, आप घबरा जो भी था एक्स वाई जी। तो वो उनसे हम उस चीज़ से हमें काफ़ी हेल्प हुई कि वो जैसे उन्होंने 10,000 रन्स किए हर कंडीशंस में, हर प्रेशर में, तो वो उस चीज़ का हमें काफ़ी फ़ायदा होता है कि हम उस स्टेज में आएँ, तो हमें ये हो कि हम ऐसे निकल सकते हैं वहाँ से। टीम के मुतालिक तो आप बता रहे हैं, लेकिन अब T20 वर्ल्ड कप को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ज़्यादा वक्त नहीं रह गया T20 का मेगा इवेंट सजने में। कितना जल्दी आप अपना विनिंग कम्बिनेशन बना लेंगे ताकि हम T20 के वर्ल्ड चैंपियन एक मरतबा फिर बन सकें? देखें, जैसे हमने ज़िम्बाब्वे में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ टीमें खिलाई थी, डिफरेंट प्लानिंग के साथ। देखें, मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले 26-25 मैचेस हैं, तो नए लड़के भी आए हैं, पुराने प्लेयर्स भी हैं, सीनियर प्लेयर्स भी हैं, तो कोशिश ये है कि सीनियर जूनियर्स का एक जो मिक्सचर है ना, वो एक तैयार किया जाए। हमने बेंच भी देखा, हमारा बेंच कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो इंशाल्लाह मैं तो काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि काफ़ी अच्छी टीम बनेगी। देखें, टीम बनने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। ये नहीं कि एकदम आपको टीम मिल जाए और आप कहेंगे कि ये टीम वर्ल्ड कप जीत जाएगी। आपको थोड़े, क्योंकि नए लड़के आए हैं, उनको एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत है, उनको मैचेस की बहुत ज़रूरत है, उनको बैक करने की बहुत ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह मैं काफ़ी
ये चीज़ पे बिलीव रखता हूँ कि आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना बैक करेंगे, उतनी आपको टीम अच्छा रिस्पॉन्स देती है। और बिल्कुल 2-3 महीने लगेंगे टीम तैयार होने में, लेकिन मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि वर्ल्ड कप के पास टीम काफ़ी नहीं 100% तैयार होगी और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। बिल्कुल, हमारी दुआ भी है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करे, टाइटल जीते। बाबर, आप तो कप्तान नहीं थे कराची किंग्स के, लेकिन जाहिर है आपकी टीम थी, तो वो आपकी रिसेंट कामयाबी है, थोड़ा उसको डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग अब 3 माह के फासले पर है, यानी कि 6ठा एडिशन उसका शुरू होगा। क्या कराची किंग्स टाइटल का दिफा कर लेगी, और वसीम अकरम की कोचिंग पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जी, पिछले 5 साल से कराची ने काफ़ी वेट किया इस विक्ट्री को। लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, लोग बहुत चाह रहे थे कि हम जीते। मेरे ख्याल से बिलीव था, पूरी टीम में बिलीव था कि हम जीत सकते हैं। और जैसे हमने क्वार्टर फाइनल खेला, उसमें अच्छा फिनिश अच्छा जा रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पे आउट हुआ, तो एकदम पूरा गेम चेंज हो गया। सुपर ओवर तक मैच चला गया। लेकिन वहाँ पे मैं क्रेडिट देता हूँ मोहम्मद आमिर को, जिसने आउटस्टैंडिंग सुपर ओवर किया, जिसकी वजह से हम फाइनल गए। और उसके बाद फाइनल में आपके सामने ही था, कोशिश यही थी कि वहाँ जो वो विकेट थी वो थोड़ा सा डबल पेस था, उधर बड़ी शॉट्स नहीं लग रही, वहाँ पे क्रिकेटिंग शॉट लग रही थी। तो मेरा यही माइंडसेट था कि मैं अपनी बेसिक्स पे रहूँ और जो मेरी गेम है उस पे रहूँ। बिल्कुल, देखें बहुत खुशी हुई, बहुत देखें एक ये भी था कि यार एक फ्रेंचाइज की तरफ से 4 साल हो गए ऑलमोस्ट मुझे खेलते हुए, तो हम इस चीज़ का काफ़ी वेट कर रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल जीते, बहुत लोगों ने प्यार दिया, बहुत मज़ा आया, बड़ा एंजॉय किया। और मेरे ख्याल से मेन थिंग ये था कराची वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया। और दूसरा ये कि बिल्कुल वसीम भाई देखें लेजेंड हैं, और उनसे भी काफ़ी कुछ सीखा, उनसे भी काफ़ी डिस्कशन की। और उनसे मैं ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड मैं पूछता भी रहता हूँ कि वो अपने दौर में क्या करते थे, उनका माइंडसेट क्या था, या जब वो कप्तान थे तो वो क्या करते थे। काफ़ी हेल्प करते हैं, काफ़ी वो बैक भी करते हैं। और कराची किंग्स में उन्होंने जो अभी जो कोच थे, उन्होंने यही कहा था कि बिलीव रखो, अपनी स्किल्स पे बिलीव रखो और कॉन्फिडेंस रखो। यही था कि वो आप जीत सकते हो। और उन्होंने ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड बहुत सपोर्ट किया था। बाबर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और खुलकर हमसे बात की। दौरे न्यूजीलैंड जो है वो सर पर है। पाकिस्तान टीम इस टाइम वहाँ पे क्वारंटाइन कर रही है। उसके बाद पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस भी शुरू करनी है ग्रुप्स की सूरत में। और पाकिस्तान 18 दिसंबर को T20 के ज़रिए अपनी मुहिम का आगाज़ करेगी। पहले 3 T20 मैचेस होंगे और उसके बाद 2 टेस्ट का मेला सजेगा। आगे चलते हैं, ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मैं आपको ले चलूँगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में और बताऊंगा कि वहां किस मैकेनिज्म से काम होता है ताकि पाकिस्तान क्रिकेट आगे बढ़ सके। और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाई परफॉर्मेंस सेंटर की, जो लाहौर में वाक़ है। इसका हेड ऑफिस वैसे तो मुल्तान में भी है, कराची में भी है, लेकिन जो लाहौर का हाई परफॉर्मेंस सेंटर है जिसके दरमियान मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये स्टेट ऑफ द आर्ट कहलाता है। 3 ब्लॉक्स पर ये मुश्तमिल है। प्लेयर ब्लॉक्स है, यहाँ पे एक एडमिन ब्लॉक है और एक बॉब वुलमर इंडोर स्कूल है। चलते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो पहले होती थी और अब हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, उसकी इंटरनेशनल प्लेयर्स डेवलपमेंट के हेड सकलैन मुश्ताक की तरफ, और उनसे जानेंगे कि वो इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर में किस तरीके से काम करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो आगे बढ़े। अस्सलाम वालेकुम सकलैन भाई, आपको वेलकम भी करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। जानना चाहेंगे, प्लेयर डेवलपमेंट हेड हैं आप, किस तरीके से ऑपरेट करता है ये आपका शोबा जो है प्लेयर्स डेवलपमेंट का? देखें, आपके सवाल के अंदर ही एक जवाब है प्लेयर्स डेवलपमेंट का। तो प्लेयर्स की डेवलपमेंट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी नीड्स हैं, चाहे वो फिज़िकल है, टेक्निकल है, टैक्टिकल है, मेंटल है, एथिकल है, किसी तरीके से भी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम लोग लुक आफ्टर करने की कोशिश करते हैं। और ज़ाहिर है हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम पाकिस्तान के लिए प्लेयर्स डेवलप किए जाएँ, जो हम सब ने नीयत की, एक एम्बिशन बनाया नेशनल फ्रेमवर्क में कि हमने इंशाल्लाह दुनिया को डोमिनेट करना है। नीयत ये है, नीयत जितनी बड़ी होगी
तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें जो है वो बरकत भी देंगे। सकी भाई, इंटरनेशनल प्लेयर डेवलपमेंट ये सुनते ही एक जो परसेप्शन सा कायम होता है या एक इमेज सा बनता है, वो लगता है कि शायद आप सिर्फ इंटरनेशनल प्लेयर्स पे ही काम कर रहे हैं, या सिर्फ इंटरनेशनल प्लेयर्स पे आप काम कर रहे हैं जिसमें रॉ मटेरियल है आपका, चाहे वो जूनियर लेवल का हो, चाहे वो कायदन ट्रॉफी के प्लेयर्स हों, उन सब पर काम कर रहे हैं आप कि उनको इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो लेके चले जाए? देखिए, अभी मैंने पहले जवाब यही दिया है कि हम प्लेयर्स डेवलप करेंगे। डेवलप का मतलब ये है कि नीचे से ऊपर लेके जाना है। यूसुफ सारे बैट्समैनों को देखेगा, उनकी ट्रैकिंग होगी, उनकी असेसमेंट होगी, असेस कर रहा होगा, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनके प्लान्स और स्ट्रेटजीज़ होंगे, वो सारे अपने आइडियाज़, अपनी ड्रिल्स, अपनी सोचें उनको एक जगह पे जमा करेंगे। फिर हम सब मिलके, जाहिद फास्ट बॉलिंग को देखेगा, उमर गए हुए हैं वहाँ पे, अतीक गया हुआ अंडर 19 के साथ, तो अंडर 19 के सारे बच्चे हैं, कीपर्स हैं, उन सब के ऊपर नज़र रखी जाएगी, उन सब को देखा जाएगा। तो ये नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, इट्स नॉट जस्ट फॉर द पाकिस्तान टीम। चलिए सर, क्लैन में अपनी इंडोर, हाँ जी, ये इंडोर स्कूल है जी हमारा। सकी भाई ये बताइएगा कि इंटरनेशनल प्लेयर्स डेवलपमेंट अकेले सकलैन मुश्ताक देखते हैं या आपके साथ और भी कोचेज हैं? बेशक मोहम्मद यूसुफ हाई परफॉर्मेंस सेंटर में है, मोहम्मद जाहिद हैं, बाकी लोग हैं, अकेले सकलैन मुश्ताक देखते हैं या आपके साथ असिस्टेंट कोचेज हैं? सब मिल के देखते हैं, सब मिल के करते हैं और सब एक आवाज़ है। अब ठीक है, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वो उसके नीचे सारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स आते हैं, बट ये सब के सब जो है एक दूसरे के साथ इंटैक्ट हैं, सब एक मिल के काम करते हैं। मैं हर जगह जा नहीं सकूँगा और हर जगह पे मौजूद नहीं हो सकूँगा, हर जगह पे हर किसी खिलाड़ी को देख नहीं सकूँगा, बट हम सब मिल के काम कर रहे हैं। क्या सकलैन मुश्ताक एक एक खिलाड़ी पे फोकस रखे हुए हैं? मतलब जो कायदन ट्रॉफी के परफॉर्मर हैं या अंडर 19 के परफॉर्मर हैं, या ऐसा भी रॉ मटेरियल आ जाता है जिसने किसी लेवल की क्रिकेट नहीं खेली, वो एकदम आ जाता है? हारिस रऊफ की एग्जांपल है कि PSL से आ गया, तो आप एक एक प्लेयर पर फोकस कर रहे हैं? देखो, उसको फिर आप मंगवाते हैं? मैंने पिछले एक प्रोग्राम में भी ये आवाज़ कही थी, और बल्कि मेरे साथ जितने भी कोचेज़ हैं जिनके साथ भी मेरी मुलाकात होती है, एक तो ये है कि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के जो कोचेज़ हैं, यूसुफ हैं, जाहिद हैं, उमर हैं, अतीक हैं, बाकी दूसरी एसोसिएशन के भी कोचेज़ हैं, हम उनके साथ भी मिले हैं। जहाँ पे प्लेयर डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे कोच डेवलपमेंट भी हो रही है, ग्रांट भी काम कर रहा है। तो जब भी कोचेज़ इकट्ठे बैठते हैं तो मैं उन सबको ये कहता हूँ कि देखो भाई, हमें ये एक अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी दी है और PCB ने हमें जो अपॉर्चुनिटी दी है, तो हम ये समझ लें कि हमारी आंखों पे फ़र्ज़ है, अगर पाकिस्तान में 10 लाख बच्चे खेलते हैं तो 10 लाख बच्चों को अपनी आंखों से देखें और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करें, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मुश्किल है। बट मैं तो ये आवाज़ सबको लगा रहा हूँ, मैंने अपने ऊपर भी यही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी अगर देखा जाए पाकिस्तान में जो क्रिकेट हो रही है, 6 एसोसिएशन के जो टॉप की टीमें खेल रही हैं, टोटल अगर गिने आप खिलाड़ी, सपोज़ अभी 45 जो थे फर्स्ट और सेकंड टीम के थे, अंडर 19 के भी मेरा ख्याल है 20-25 थे, तो 40, 50, 60, 70 मल्टीप्लाई बाय 6, तो तकरीबन 450, 450 बच्चे हैं टॉप के। सही। ये 450, 450 बच्चे जो खेल रहे हैं, बाकी जो हज़ारों लाखों बच्चे इधर उधर हैं, उनका क्या है? उनके ऊपर भी नज़र रखनी है। खुद एक ऑफ स्पिनर हैं और दुनिया के सबसे बड़े ऑफ स्पिनर हैं आप, क्या खुद आपको ये गम है कि पाकिस्तान से ऑफ स्पिन का टैलेंट जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, और प्लेयर डेवलपमेंट के साथ साथ आप वो ऑफ स्पिन का टैलेंट पाकिस्तान को दोबारा दिलवाएंगे? क्योंकि ऑफ स्पिन जो है वो विकेट टेकर बॉलर होता है। देखें, इसमें तो ये तकदीर के बड़े फ़ैसले होते हैं, एक ट्रेंड चलता है और पूरी उस तरफ जो है वो सबकी सोच चली जाती है। जैसे फास्ट बॉलर्स का ट्रेंड था तो सारे फास्ट बॉलर आए, फिर अब्दुल कादिर साहब आए तो लेग स्पिनर नज़र आए, मैं आया तो ऑफ स्पिनर की नज़र आनी शुरू हो गई, लोग नज़र आने शुरू हो गए। तो इस वक्त ट्रेंड चलता है इस तरह, ये नहीं कि आप जो मेरा 3 साल का स्पैन है और आपको मैं ये कह दूँ कि भाई हाँ मैं आपको ये दे के जाऊँगा, चाहे वो लेग स्पिनर है, चाहे वो लेफ़्ट आर्म स्पिनर है, जो भी है हम कोशिश करेंगे उसको वर्ल्ड क्लास बनाएं। अगर ऑफ स्पिनर आ रहा है कोई सिस्टम के अंदर, तो उसको भी इंशाल्लाह वो हम उसको लुक आफ्टर भी करेंगे, उसको डेवलप करेंगे। बट जैसे पहले कहा कि हमने इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी, और मेरिट जो नेशनल फ्रेमवर्क में हमारे जो और चीज़ें जो हम अक्सर बात कर रहे हैं और जहनों में डाल रहे हैं कि हमने इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी और उसके बाद मेरिट पे हमने बच्चों को आगे निकालना है। ये नहीं कि मैं बस जिद लगा दूं कि मैंने ऑफ स्पिनर ही निकालना है। अगर एक बैट्समैन है वो किसी चीज़ पे फंस रहा है और एक बैट्समैन है वो हमेशा एक ही गलती करता है, तो किस तरीके से उसको काम करते हैं? फ़र्ज़ किया सपोज़ एक प्लेयर आ गया हमारे पास, उसके अंदर टेक्निकल इशू है और वो आया, फ़र्ज़ किया पाकिस्तान टीम से आ रहा है, तो पाकिस्तान टीम वाले इन्फॉर्म करते हैं उसका हमें कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम आ गया, फ़ौरन एक पैनल बैठ जाता है
उसमें अगर फ़र्ज़ किया बैटिंग का है तो बैटिंग का इधर कोच बैठेगा, हाई परफॉर्मेंस सेंटर का हेड बैठेगा, ऊपर वाला हेड उनसे कम्युनिकेट किया जाएगा, अगर मौका है तो इधर बैठ जाएंगे। फिर उसके साथ फिज़िकल बंदा बैठेगा जो ट्रेनर है या फिजियो है, वो सारी चीज़ों को देख के उसको तशख़ीस किया जाएगा कि ये किस तरह ये टेक्निकल इशू आया। तो उस टेक्निकल इशू के ऊपर, टेक्निक के ऊपर भी काम होगा, उसके मेंटल भी काम होगा, उसका फिज़िकल भी काम होगा। उसको कोशिश करेंगे कि विद इन द टाइम जो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। बॉलर है कि वो मुसलसल नो बॉल करा रहा है या उसकी जो है ना इन स्विंग नहीं हो रही या आउट स्विंग नहीं हो रही, वीडियोस भी दिखाते हैं खाली उसको, या खाली बस नेट पे आते हैं और खैर अब तो इतना एडवांस हो चुका है, जितने भी एसोसिएशन में प्लेयर्स हैं उनके साथ एनालिस्ट लगा हुआ है, वो उधर ही उसको दिखा देते हैं कि यार ये इश्यूज़ चल रहे हैं। उनके साथ भी कोचेज़ हैं, वो बात बता देते हैं। तो जिस तरीक़े से उसको हल करना है, उसका सलूशन ढूंढ के उसको हल करने की कोशिश करते हैं। उसमें वीडियो एनालिसिस भी हो सकती हैं, आप उसको वीडियो क्लिप भी दिखाते हैं। सकलैन भाई, आप मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड्स के साथ जो है वो काम करते रहे हैं, ये ऐसा तो नहीं है कि अब इस सिस्टम का हिस्सा है तो आपको ये फैसिलिटी बहुत अच्छी लग रही है, या आप समझते हैं कि वाकई ही ये फैसिलिटी ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के स्टैंडर्ड की है? हमारी, मैं नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बात कर रहा हूँ, कराची भी है उसमें मुल्तान भी है, उसमें लाहौर भी है। देखो, हर किसी ने फैसिलिटी अपने मेयार के मुताबिक बनाई होती है, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाई होती है। इंग्लैंड की जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे विंटर जो है वो बड़ा डोमिनेट करता है, तो उन्होंने जो फैसिलिटी बनाई उन्होंने उसके मुताबिक बनाई हुई है। और ये जो फैसिलिटी है, इससे अगर आपने टॉप क्लास की ट्रेनिंग करनी तो आप अपने सारे एलिमेंट्स पूरे कर सकते हैं, आप सारे बॉक्सेस टिक कर सकते हैं, ये नहीं कि नहीं है। ये और भी अच्छी हो सकती है। आउटडोर फैसिलिटी में आए हैं जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर की है, इस पे बात करते हैं कि ये किस तरीके से काम करती है। सकलैन भाई, यहाँ पे हमें नेट्स नज़र आ रहे हैं जी, कितने ट्रैक्स हैं और यहाँ पे किस तरीके से काम होता है, एट अ टाइम कितने खिलाड़ी जो है वो यहाँ पे आकर ट्रेन हो सकते हैं? देखें, अब 13 पिचेज़ हैं इस साइड पे, 4 इस तरफ हैं, दोनों साइड पे सीमेंट पिच हैं जिसके ऊपर ग्रास, वो जो ग्रीन कलर का जो ना मैट रखा हुआ उन्होंने, थोड़ा सा बाउंस लेने के लिए। नीचे है सीमेंट, ऊपर जो है मैट रखा हुआ। कुछ ऐसे स्टोर में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जब आप बाहर जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, जैसे मार्बल्स रखे हुए हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स अक्सर वो ज़मीन पे मार्बल रख के उसके ऊपर बाउंस और हाँ, वो थोड़ा सा पेस का जो है ना वो करते रहते हैं एक्सपेरिमेंट्स। कुछ पिचेज़ ऐसी हैं जो कि बिल्कुल बैटिंग ट्रैक हैं, कुछ ऐसी हैं जिसमें थोड़ा बहुत टर्न भी होता है। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जाए, बजाय इसके कि जो सीमेंट है और उसके ऊपर ग्रीन रखा हुआ है, हम लोग प्योर पिचेज़ ऐसे बनाई जाएं जिसके नीचे सीमेंट ना हो, अच्छी पिच हो और उसके ऊपर बाउंस भी मिले, स्विंग और सीम भी मिले। आउटफील्ड को थोड़ा चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि ये आउटफील्ड जो है वो चाहा ये जा रहा है कि जो बड़ी ग्राउंडें हैं जैसे लॉर्ड्स है या ओवल है, MCG ऑस्ट्रेलिया है, आउटफील्ड जो है ना उस तरह की हो। ये जो इतना जो पैच है इसको कोशिश की जा रही है, बट अब क्योंकि मौसम ऐसा है तो कुछ हो नहीं सकता। तो यहाँ पे जो बॉलर भागता है और जब लॉर्ड्स पे जाके भागता है तो उसमें भागने में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। यानी अगर यहाँ पे अगर 10 ओवर करता है तो वहाँ 5-6 ओवर में उसकी टांगें सूजना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आउटफील्ड में जो कंटेंट है क्ले, सिल्ट और सैंड का, वो उस तरह का नहीं है। तो उसके ऊपर रिसर्च हो रही है, अभी काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारी आउटफील्ड जो है वो उस लेवल की हो जाए। सकलैन भाई, ये बताइएगा कि प्लेयर को कितना टाइम आप जो है वो नेट पे देते हैं? ज़ाहिर सेशंस रखते होंगे प्लेयर्स के साथ। भाई, आप 2 रोटी खाएंगे, मैं 4 खाऊंगा, मेरा पेट ज़्यादा आपसे बड़ा है, तो हर प्लेयर की एपेटाइट पे है। जब हम लोग खेलते थे, इसकी मैं मिसाल दूंगा, सईद अनवर कोई इतना ज़्यादा नेट में जाके वो नहीं करते थे नॉकिंग वगैरह, वो बस बारी लेते थे, जाके अपना जिम शिम किया और उसके बाद जाके मैच में जाके वो मैच विनिंग नॉक खेल देते थे। इंजमामुल हक को कभी ऐसा नहीं देखा कि आपने वो लाखों गेंद खेल रहा है। वो यूनुस खान कम्प्लीटली अपोजिट था, यूसुफ भी कम्प्लीटली अपोजिट था। तो हर किसी की एपेटाइट है, क्वालिटी चीज़ें दी जाएँ, क्वालिटी एटमॉस्फेयर हो, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट हो, क्वालिटी देखी जाए, हर गेंद, हर बॉल, हर ड्रिल क्वालिटी हो, हर चीज़ में क्वालिटी देखी जाए। कोशिश मेरी यही होती है कि अगर कोई प्लेयर आता है उसको मैं कहता हूँ भाई क्वालिटी आपको हर चीज़ देंगे, कितनी क्वांटिटी तुम बताओ, फिर अगर क्वांटिटी को बढ़ाना है तो हम बढ़ाने के लिए तुम्हारे लिए तैयार हैं। और कंटिन्यूटी भी, जब आते हैं प्लेयर इधर तो उनको रेगुलर बेसिस पे उनके साथ प्लेयर्स लगते हैं, कोचेज़ लगते हैं। आपकी बातें सुन के तो ऐसा लग रहा है कि सब बड़ा अच्छा है और सब कुछ जो है ना यहाँ पे परफेक्ट है या आइडियल है। लेकिन मीनवाइल हम देखते हैं हसन अली हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे उस पर काम होता है, फिटनेस उसकी हासिल नहीं हो पाती, फिर आता है 6 ओवर कराता है, दोबारा से कमर पकड़ के बैठ जाता है। शर्जील खान को देखते हैं ओवरवेट, आज भी वो ओवरवेट है। आपके बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं उनके मसाइल वहीं के वहीं खड़े हैं। जब आप इतने काम कर रहे हैं, एक एक प्लेयर पे काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है,
फिर ये क्यों नहीं तब्दील हो रहा? इंजरीज़ का आना, इसमें तकदीर का बड़ा हाथ होता है। बाकी जो हमारी साइड के उसको हम पूरा फिल करने की कोशिश करते हैं। अभी 6 महीने हुए मुझे आने पे, तो यहाँ पे जो फिज़िकल फिटनेस की साइड पे है उसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको हर तरीके से। तकदीर का हाथ होता है या प्लेयर खुद डंडी मारता है? ये भी हो सकता है। आप जब डंडी मारते हो तब भी इंजरी होती है, आप जब प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते तब भी इंजरी होती है, आप जब खाना सही नहीं खाते तब भी इंजरी होती है, जब आप ट्रेनिंग सही नहीं करते तब भी इंजरी होती है। आपने हसन अली को कहा, हसन अली को मैंने जिम में कराची में देखा, उससे ज़्यादा मेहनत करने वाला बच्चा मैंने किसी को नहीं देखा। ये मुझे 4-5 महीने जो इधर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में हुए और यहाँ पे बहुत सारे आए, आमिर आया, अज़हर अली को देखा, बाबर को देखा, सब मेहनत कर रहे हैं, फास्ट बॉलर्स और भी आए, मगर मैंने हसन अली को वहाँ पे जो देखा, मैंने उससे जो गपशप लगाई, वो डंडी नहीं मारी उसने। मगर कुछ हिस्सा तकदीर का भी है, जैसे मैंने तकदीर इसीलिए लेके आया हसन अली के लिए। अनफॉर्चुनेटली उसके साथ चीज़ें चल रही हैं, अल्लाह बस उसको सेहत दे, बच्चा मेहनत कर रहा है। तो चलते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर डोमेस्टिक नदीम खान की तारीफ और उनसे बात करते हैं कि ये नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वो किस तरीके से ऑपरेट करता है और यहाँ से किस तरीके से तमाम चीज़ों को फंक्शनल किया जाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो आगे की तरफ बेहतर तरीके से बढ़ सके, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो बेहतर फिटनेस और बेहतर स्किल वर्क के साथ इंटरनेशनल एरिना में दाखिल हो सकें। नदीम खान, आपको वेलकम करेंगे अपने शो में। नदीम भाई, ये बताइएगा कि इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कितने रूम्स हैं, एट अ टाइम कितने खिलाड़ी यहाँ पे रुक सकते हैं, इसका इंडोर जिम्नाजियम उसके बारे में बता दें, इसमें ट्रेनिंग्स के लिए है, जैसे स्विमिंग पूल है, हॉट एंड कोल्ड दोनों है, इस तरह की तरफ बताइएगा क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर। शेब, यहाँ स्विमिंग पूल है, जिम है, जो कि एक बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए मेरे ख्याल से हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। उसके अलावा हमारी प्रैक्टिस पिचेज़ है, पूरा स्क्वायर है बैक पर इसके, जहाँ पे हम ट्रेनिंग बच्चों को कराते हैं। उसके अलावा इंडोर है, बड़ा ज़बरदस्त हमारा इंडोर सेंटर बना हुआ है। और बाकी ये 4 तो मेन फैसिलिटीज़ है हमारी। बाकी ये जो रेजिडेंशियल रूम्स हैं, 18 रूम्स हैं हमारे पास प्लेयर्स के लिए और वो डबल ऑक्यूपेंसी के हैं। ओके। तो यहाँ पे एक वक्त में आप सोचें कि 36 प्लेयर ठहर सकते हैं। कुछ और रूम्स हम बढ़ाना चाह रहे हैं। कुछ ऑफिसेज हैं जिनको हम ऑफिसेज को कम करके उनको रेजिडेंशियल रूम में करना चाहते हैं कन्वर्ट। तो मेरे ख्याल से बाय द एंड ऑफ द ईयर और अर्ली पार्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर मेरे ख्याल से इधर हम 20 रूम, हमारा ये टारगेट के 20 हो जाएंगे रूम। अच्छा, ये बताइएगा कि बाकायदा आपकी कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक वीडियो रिलीज़ की थी कि शेफ़ जो है वो पूरी एक प्रॉपर टीम है और आप लोग डाइट का बड़ा ख्याल रखते हैं कि खिलाड़ियों को कौन सी डाइट्स देनी है। तो उस बारे में ज़रा बताइएगा कि कितना बड़ा किचन है, कितने शेफ़्स की टीम काम करती है और क्या सिर्फ यहाँ पे ही वो डाइट प्लान होता है या सारे प्लेयर्स को वो दिया जाता है कि पूरा साल आपने इसको जो है ना अपनी उसमें डाइट में शामिल करना है? देखिए, पिछले अगर आप देखें ना 1-2 साल से डाइट पे बहुत ज़्यादा जो है इस पर बात भी होती है और मैंने देखा है कि प्लेयर्स, जैसे हम जिस वक्त खेलते थे उस वक्त हम इतना कोई इसके बारे में इतना ना जानते थे, ना इसकी कोई इतनी पाबंदी करते थे। लेकिन अब मॉडर्न डे क्रिकेट की ज़रूरत है मेरे ख़्याल से कि आपका फ़िट होना, फास्ट होना, तो उसके लिए आपको डाइट भी ऐसी चाहिए होती है। तो हमारे जो शेफ़ हैं वो 5 स्टार होटल में काम करते रहे, बहुत टॉप क्लास शेफ़ हैं और उनकी पूरी टीम है, उसके साथ उनके कुक भी हैं, असिस्टेंट शेफ़ भी हैं और वेटर्स भी हैं, बाकायदा ट्रेंड वेटर्स हैं। तो ये पूरी टीम है। उसके अलावा जो आपने बात की डाइट प्लान की, वो हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट मेडिकल एंड साइंस डिपार्टमेंट है वो प्रोवाइड करता है जो भी मेन्यू, और सम टाइम बड़ा स्पेशल मेन्यू भी होता है किसी प्लेयर के लिए कि जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से। अच्छा, कितने कोचेज़ यहाँ पर काम करते हैं आपके अंडर, कितना और बाकी स्टाफ है, सारा इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर को स्टेट ऑफ द आर्ट भी बनाता है और फिर खिलाड़ियों के लिए भी आइडियल प्लेस बनाता है? असल में ओवरऑल जो है ना, जब मैं आया था थोड़ा सा स्टाफ ज़्यादा था, अभी थोड़ा सा हमने कुछ कम किया है। जैसे हाउस कीपिंग वगैरह में मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा था स्टाफ, लेकिन अभी हमने कम किया है। ओवरऑल जो स्टाफ है इधर 60 के करीब लोग काम करते हैं, जिसमें गार्डनर भी आप शामिल कर लें, हाउस कीपिंग और सफाई वालों को भी। लेकिन जहाँ तक आप कहें कि जो टेक्निकल स्टाफ है उसकी एक टीम है। पहले ये होता था कि मोस्टली जो होता था कि यहाँ की जो टीम है वो पाकिस्तान टीम और जूनियर टीमों के साथ जाती थी, तो उसमें यहाँ पे पीछे कोई नहीं रह जाता था और कोई रिहैब के लिए आता था या कोई किसी पे टेक्निकल वर्क करना होता था तो कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती थी उसमें। तो इस वजह से हमने यहाँ पे डेडिकेटेड स्टाफ रखा है जिसका हमने अनाउंस भी किया था। क्या वजह है कि स्टेट ऑफ द आर्ट सिर्फ लाहौर में ही है? हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची में भी है, मुल्तान में भी है,
पिंडे भी बनाने का आप सोच रहे हैं, पेशावर में भी बनाने का सोच रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि आपने बजट अप्रूव कराया यहाँ के लिए ही कि यहाँ पे हम फैसिलिटी को मज़ीद बेहतर कर देंगे। यहाँ बेहतर करेंगे, कराची में पूरा किचन है लेकिन वहाँ खाना इसलिए नहीं बनता, शेफ़ भी एम्प्लॉय है कि वहाँ पे बर्तन नहीं है उसके पास। बाकी सेंटर्स पे भी कुछ इस तरह के मामला है। तो क्या फोकस नदीम खान का भी सिर्फ हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची में ही रहेगा, लाहौर पे ही रहेगा, या आप सोचेंगे कि बाकी जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वो भी इसी तरह ऑपरेशनल हो, इसी तरह स्टेट ऑफ द आर्ट हो? शेफ, जो हमारा प्लान है, सबसे पहले हम जब आए, ज़ाहिर बात है 4 महीने हो गए हमें, तो हमने इसके ऑर्गेनाइजेशनल जो चार्ट था उसको चेंज किया है और वो हमने यहाँ पे नई SOPs बनाई कि किस तरीके से अब ये चलेगा, और वो हम आहिस्ता आहिस्ता मुल्तान और कराची, जो अभी हमारे 2 ऑपरेशनल जगह हैं, वहाँ पे लेके जा रहे हैं। और बहुत जल्द आप देखिएगा कि हम उनके जिम भी अपग्रेड कर रहे हैं, यहाँ के जिम को भी अपग्रेड कर रहे हैं और वहाँ के जिम को भी अपग्रेड करेंगे। फैसिलिटीज़ को बेहतर करना है। मैं ख़ुद कराची गया था, अभी आपने देखा होगा, मैंने विज़िट किया, मुझे बड़ा अफसोस हुआ उसकी हालत देख के। जो कुछ भी उनके पास मेरे ख़्याल से वसाइल हैं उसके हिसाब से तो वो अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी भी तरीके से हाई परफॉर्मेंस सेंटर आप उसको कह सकते हैं। ना आपके पास वहाँ का पूल ऑपरेशनल है, ना आपका जिम हमारा है। तो हमारी कोशिश है कि बहुत जल्द उसको हम बेहतर करें। माजी में इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर या क्रिकेट अकेडमी जब ये हुआ करती थी तो बहुत सारी चीज़ें इससे जोड़ी जाती थी कि साजिशों का जो है ना गढ़ बन जाता है, यहाँ प्लेयर्स जो है ना वो रहते हैं तो लॉबिंग्स कर लेते हैं या कोचेस से मुतालिक होते हैं। क्या माजी में जो होता था अब भी वो होता है या अब आप लोगों ने इसको बड़ा डिसिप्लिन कर दिया? देखिए, डिसिप्लिन तो डेफिनेटली है। अब SOP पहले भी डिसिप्लिन था, मैं आता रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं है। लेकिन जब भी आप किसी प्रोफेशनल फील्ड की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे पॉलिटिक्स तो होती है। तो पॉलिटिक्स तो कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता, वो इसलिए नहीं, और पॉलिटिक्स अच्छी चीज़ के लिए भी होती है। लेकिन डिसिप्लिन बहुत पहले से हमने सख्त किया है कुछ चीज़ों पे। जैसे अब इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है सिर्फ उन प्लेयर्स के लिए कि जिन्होंने विद इन लास्ट ईयर 1 साल के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हो किसी भी लेवल पे। चलिए, बहुत शुक्रिया। नदीम खान, डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो खुलकर बात कर रहे थे, जो बातें कर रहे हैं अगर ऐसा ही हो, अल्लाह करे ऐसा ही हो, तो पाकिस्तान क्रिकेट बदलना शुरू हो गई है, ये इनका दावा है। और पाकिस्तान क्रिकेट जल्द जो है वो ICC के इवेंट भी जीतना शुरू कर देगी। हमारी भी दुआएं यही हैं।